दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कतर के पास वो 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं जिन पर उन्होंने 20,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पैसा खर्च किया है। परेशानी ये है कि कतर के पास कोई वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम तो नहीं है और बाकी खेलों में भी वो इतने आगे नहीं है, जिस वजह से ये स्टेडियम्स अब किसी काम के नहीं हैं। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अब कतर इन स्टेडियम्स का क्या करने वाला है। क्या ये सारे पैसे अब डूबने वाले हैं या उनके पास इसका कोई सोल्यूशन है? आइए इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कतर की प्रॉब्लम बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। अगर हम पिछले फीफा वर्ल्ड कप की तरफ नजर डालें तो ये रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में हुए थे और इनके साथ भी कम समस्याएं नहीं आई थी। अगर हम रूस के केस में ही देखें तो उन्होंने 20,000 तो नहीं पर 1.6 करोड़ डॉलर्स का खर्च अपने स्टेडियम्स पर किया था, जिसके बाद उन्होंने इन स्टेडियम्स को अपने डोमेस्टिक फुटबॉल टीम्स को रेंट पर देना शुरू कर दिया ताकि इससे इन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का खर्च निकलता रहे। लेकिन रूस की ये टीम्स भी इन स्टेडियम्स को भरने में पूरी तरह फेल हो गई थी। ये टीम ज्यादा से ज्यादा 6,000 स्पेक्टेटर्स को ही स्टेडियम्स तक ला पाती है, जो कि एक स्टेडियम की कैपेसिटी का सिर्फ 15% ही था। इसके बाद अगर हम रूस के कालिनिनग्राड स्टेडियम की बात करें तो इसमें पानी और कीचड़ के कारण इतना नुकसान हो गया था कि इसकी मेंटेनेंस में जितना खर्च आया उतना पैसा ये स्टेडियम अगले कई दशकों तक रिकवर नहीं कर सकता है। और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो भूल ही जाइए। कुछ लोगों ने तो उस वक्त ये भी कहा था कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, लेकिन हाँ, रूस ने अपने कजान एरिना स्टेडियम को ट्रांसफॉर्म किया था। उन्होंने इसे फुटबॉल स्टेडियम के साथ साथ एक मल्टीपर्पज वेन्यू में बदल दिया है, जहां फुटबॉल मैचेस के साथ साथ अब वो कॉन्सर्ट्स, कार शोज और फैशन इवेंट्स भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेडियम की जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स और कुछ होटल्स भी खोल दिए हैं। ब्राजील के साथ भी यही कहानी थी। एक फुटबॉल कल्चर होने के बावजूद भी वहां के लोग इन स्टेडियम्स को भरने में असमर्थ रहे और आज वहां के भी फुटबॉल स्टेडियम्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और टैक्स पेयर्स पर एक बोझ बने बैठे हैं। ब्राजील वो देश है जहां पर अभी भी 25% लोग काफी गरीबी में रहते हैं और ऐसे में इन स्टेडियम्स पर पैसा खर्च करना काफी लॉजिकल है। वहां के एस्टाडियो नेशनल स्टेडियम को तो अब उन्होंने एक बस शेल्टर में कन्वर्ट कर दिया और एरिना दास दूनस स्टेडियम अब शादियों और बच्चों की पार्टियां होस्ट करके अपनी कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेडियम में आज तक सिर्फ 4 वर्ल्ड कप मैचेस ही होस्ट किए गए हैं और इन 4 मैचेस की कॉस्ट आज तक वो भर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के डर्बन शहर में जो मोसेस माडीबा स्टेडियम बनाया गया था वो रूस और ब्राजील के स्टेडियम से अच्छी हालत में है, क्योंकि वहां पर अब म्यूजिक कॉन्सर्ट के साथ साथ विजिटर्स स्काई कार राइड करने और बंजी जंपिंग के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन इस 65,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम ने भी आज तक एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाया है और लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इसे गिरा दिया जाए। अब आते हैं कतर पर। कतर को ये स्टेडियम्स बनाने से पहले ही पता था कि उनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि इन स्टेडियम्स की कुल कैपेसिटी 4.2 लाख लोगों की है, जबकि कतर की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 लाख कतरी सिटीजन्स हैं और बाकी सभी लोग वो हैं जो काम के सिलसिले में वहां हैं। जब रूस और ब्राजील की बड़ी पॉपुलेशन अपने स्टेडियम्स नहीं भर पाई तो कतर के लिए ये काफी मुश्किल होगा। और जिस हिसाब से ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था, ऐसा लगता नहीं है कि फीफा दोबारा यहाँ वर्ल्ड कप करवाना भी चाहेगा। लेकिन कतर ने पहले से ही इन स्टेडियम्स के लिए एक प्लान बनाकर रखा हुआ था। कतर इन्हें अब फुटबॉल फैन से भरने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इन्हें पूरी तरह ही ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ है। उनके 2 बड़े स्टेडियम्स लुसेली और अल्बैत हैं। लुसेली स्टेडियम्स की ज्यादातर सीटों को अब वहां से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर यहाँ शॉप्स, कैफेज और एक स्कूल के साथ साथ एक हेल्थ क्लिनिक खोलने का प्लान बनाया गया है। इसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स देखने को भी मिल जाएं। अगर अल्बैत स्टेडियम की बात करें तो वहां पर भी प्लान्स कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर अब कतर एक 5 स्टार होटल के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल और एक हॉस्पिटल भी खोलने वाला है। दोनों ही स्टेडियम्स की मेन पिच को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बजाय यहाँ पर वो अब कम्युनिटी इवेंट्स होस्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं अहमद बिन अली, अल जानोब और अल थुमामा स्टेडियम्स। इन तीनों ही स्टेडियम्स को अभी भी फुटबॉल स्टेडियम्स की तरह ही बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इनकी कैपेसिटी को कम कर दिया जाएगा। 45,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम को 20,000 की कैपेसिटी वाला बनाया जाएगा और इनमें लगी सभी टेम्पररी सीट्स को उखाड़कर इन्हें दूसरे देशों के स्टेडियम्स को डोनेट कर दिया जाएगा।
रूस ने भी अपने एकातेरिनबर्ग सेंट्रल स्टेडियम के साथ भी कुछ इसी तरह ही किया था, लेकिन अभी भी ये स्टेडियम्स काफी अंडर यूटिलाइज्ड ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो कतरी फुटबॉल लीग है वहाँ पर कभी भी 20,000 स्पेक्टेटर्स नहीं आने वाले। इनकी लीग्स में जनरली 500 से 800 तक की ऑडियंस ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टेडियम की तरफ, और वो है स्टेडियम 974। ये स्टेडियम स्पोर्ट्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेडियम है, और माना ये जा रहा है कि अब आने वाले समय में ऐसे स्टेडियम्स हमें दुनिया में और देखने को मिल सकते हैं, जिसका कारण ये है कि इस स्टेडियम को रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। इन्हें कभी भी डिसमेंटल किया जा सकता है, यानी एक तरह का मूविंग स्टेडियम जिसे आप टेंट की तरह एक जगह पर सेट कर सकते हैं, फिर इसे डिसमेंटल करके अगले दिन कहीं और ले जा सकते हैं। 5 दिसंबर को हुए ब्राजील और साउथ कोरिया के मैच के बाद ही इस स्टेडियम की डिसमेंटलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई थी, और अब खबर ये है कि इसके सारे पार्ट्स को अब उरुग्वे भेज दिया जाएगा, जहां पर 2030 का वर्ल्ड कप होने वाला है। जिस तरह आपने देखा ही है कि कोई भी देश फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाया है। ऐसे में इस तरह के स्टेडियम्स अब सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि सभी तरह के स्पोर्ट्स को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, जिससे वो देश भी मेजर वर्ल्ड इवेंट्स होस्ट कर पाएंगे जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सा पैसा नहीं खर्च कर सकते। ये मुमकिन है कि आने वाले 20 से 25 सालों में आप इसी तरह के कई और स्टेडियम्स दुनिया भर में देखें। खैर, कतर ने अपने बाकी स्टेडियम्स के लिए भी यूज केस ढूंढ लिया है। जिस तरह ब्राजील ने अपने स्टेडियम्स का इस्तेमाल 2016 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए किया था, उसी तरह कतर का भी ये प्लान है कि 2024 में होने वाले एशियन कप में वो इन्हें इस्तेमाल करें। एशियन कप भी एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ही है जिसमें एशिया और ओशियानिया की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा आपको इन स्टेडियम्स का यूज 2030 की एशियन गेम्स में भी होता हुआ दिखाई देगा, जो कि कतर ही होस्ट करने वाला है। इस तरह से अब वो कई सारे और इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने की तैयारी में है, ताकि ये स्टेडियम्स वेस्ट ना हो जाएं। कतर ने अभी से 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए भी हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए हैं, पर कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। एक तरफ तो कतर को लग रहा है कि वो ये बाजी मार लेंगे, लेकिन वहीं अगर आप फीफा वर्ल्ड कप को देखें तो पहले इसमें रिश्वत और भ्रष्टाचार की खबरें आई थी। 30 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया था। फिर बडवाइजर वाली कंट्रोवर्सी हुई, जहां कतर ने अपने स्टेडियम्स में अल्कोहल सर्व करने पर बैन लगा दिया, और आखिर में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर जो कतर का स्टैंड है वो भी पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए अगर अब ओलंपिक एसोसिएशन उन्हें ये होस्टिंग राइट्स देना चाहेगा तो उसे काफी सारे बैकलैश का सामना भी करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में अब कतर ने लेकिन इस डिबेट को जिंदा कर दिया है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह पैसा खर्च करना किसी भी देश के लिए सस्टेनेबल है। अगर फिर से ब्राजील पर वापस जाएं, तो ब्राजील के कई इंटरनेशनल स्टेडियम्स ऐसे हैं जिनके आसपास रहने वाले लोगों के पास एक अच्छा स्कूल तक नहीं है, लेकिन उनके ही आसपास एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम खड़ा है जो आज के स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कल्चर और उसके विरोधाभासों की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में स्पोर्टिंग इवेंट्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, और क्या भारत भी किसी दिन फीफा या ओलंपिक जैसी कोई टूर्नामेंट होस्ट कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।